नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे परस्यूट ऑफ जेड के एपिसोड 19 की, जहां कहानी एक बेहद भावुक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। इस एपिसोड में एक तरफ चांग्यू अपने परिवार और लिनान के लोगों को खोने के दर्द से टूट रही है, तो दूसरी तरफ जेंग उसके पीछे पीछे हर खतरे का सामना कर रहा है। वहीं सुई युनकिंग का खतरनाक और सन की रूप भी सामने आता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं एपिसोड 19 की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत चंग्यू की खराब हालत से होती है। उसके शरीर में भयंकर ठंड समा चुकी है और स्थिति जानलेवा हो गई है। उसकी जान बचाने के लिए शरीर में रक्त संचार बढ़ाने और मेरिडियन को सक्रिय करने के लिए स्क्रैपिंग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तभी कोई पूछता है कि क्या यहाँ कोई महिला है जो यह उपचार कर सके। इसी बीच जेंग सामने आता है और साफ कहता है कि वो चांग्यू का पति है और वह खुद उसकी मदद करेगा। चांग्यू को कंबल में अच्छी तरह लपेटा जाता है ताकि उसके शरीर की गर्मी बनी रहे। लेकिन इसी दौरान चांग्यू को एक भयानक सपना आता है। सपने में वो अपने पिता और माँ को पुकारती हुई उनके पीछे भाग रही होती है। वो बार बार चिल्लाती है, पिता, मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन उसके माता पिता उसे पीछे लौट जाने के लिए कहते हैं। उसकी माँ चंग्यू से कहती है कि वह अपनी बहन और खुद का ख्याल रखे। चंग्यू उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके माता पिता उससे दूर होते जाते हैं। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वह घबराई हुई होती है। तभी जंग उसके पास मौजूद होता है और उसे शांत करते हुए कहता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था और वह उसके साथ है। चंग्यू डर कर कहती है कि वो कहीं ना जाए। जंग उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक वह यहाँ है, कोई भूत भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। वो मजाक में ये भी कहता है कि उसने बहुत लोगों को मारा है, इसलिए उसके अंदर इतनी मजबूत किलिंग ऑरा है कि कोई भूत उसके आसपास नहीं आ सकता। इधर जेंग और चांग्यू के रिश्ते को लेकर उसके आसपास के लोग भी बातें करने लगे हैं। वू से पूछा जाता है कि जिस तरह हिज लॉर्डशिप चांग्यू का ख्याल रख रहे हैं, क्या उनके यहाँ ऐसी स्थिति में दोनों को शादी नहीं करनी चाहिए। वो पहले तो जवाब देने से बचता है और कहता है कि उसने अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई है। लेकिन जब उससे बार बार पूछा जाता है तो आखिरकार वो मान जाता है कि दोनों के बीच रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका है कि शादी होना स्वाभाविक है। और तभी जेंग अचानक वहाँ आ जाता है। वह चांग्यू के सामने शादी करने की बात कह देता है। जेंग चांग्यू से कहता है, मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है। चांग्यू चुप रहती है। जेंग उसकी चुप्पी को ही हाँ मान लेता है। लेकिन तभी एक जरूरी खबर आती है। पता चलता है कि चिंगफंग स्ट्रॉन्ग होल्ड के बचे हुए लोग पहाड़ के पीछे छिपे हुए हैं। पूछताछ में पकड़े गए एक डाकू ने बताया कि उन डाकुओं को सुई युनकिंग ने खरीदा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लिनन में हुए नरसंहार की रात सुई युनकिंग ने एक युवती के साथ गलत हरकत करने की कोशिश भी की थी। इससे साफ हो जाता है कि उसका निशाना सिर्फ लिनान के लोग नहीं थे, बल्कि वो खास तौर पर उस युवती को भी निशाना बना रहा था। ये सुनते ही जेंग तुरंत फैसला करता है। वह घोड़े तैयार करने का आदेश देता है और जिए वू तथा जिए छी को पीछे रहने के लिए कहता है। इसके बाद ब्लड रोप्ड कैवलरी के बाकी सैनिकों को उसके साथ चुपचाप चलने का आदेश मिलता है। अब कहानी दूसरी तरफ जाती है। नॉर्थ वेस्ट इन में प्राइम मिनिस्टर को खबर दी जा रही होती है कि लॉर्ड शेंग यानजो बार्क्स पहुंच चुके हैं और उन्होंने मार्क्विस ऑफ वुआन से मुलाकात की है। मार्क्विस ऑफ वुआन को जिनझो की पुरानी घटनाओं पर शक जरूर है, लेकिन उसके पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आती है। मार्क्विस ऑफ वुआन लिनान गया था और उसने चिंगफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड को पूरी तरह खत्म कर दिया है। सवाल उठता है कि इतनी छोटी सी जगह के लिए मार्क्विस खुद वहां क्यों गया। तभी बताया जाता है कि चिंगफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड के डाकुओं को सुई युनकिंग ने लिनान के नरसंहार के लिए उकसाया था और यहीं से शक और गहरा हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर के अनुमान के अनुसार लॉर्ड चांगजिन का अगला निशाना लुचेंग हो सकता है, क्योंकि सुई युनकिंग उसका सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण बेटा है। इसलिए सवाल उठता है कि जब लुचेंग को मजबूत करने की जरूरत थी, तब वह एक छोटे से शहर लिनन में नरसंहार करने क्यों गया। इसका जवाब किसी के पास नहीं है,
लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आता है। पता चलता है कि जब मार्क्विस ऑफ वुआन लिनान में अपनी चोटों से ठीक हो रहा था, उसी दौरान उसने वहां एक परिवार में शादी भी कर ली थी। यानी जेंग और चांग्यू का रिश्ता अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। इसके बाद कहानी चिंगफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ लौटती है। लेडी शीसा अपने भाई की मौत से बेहद गुस्से में है। वह सुई यूनकिंग से सवाल करती है कि जब वही उसके भाई को लिनान में नरसंहार के लिए लेकर गया था, तो उसे जिंदा वापस क्यों नहीं लाया। उसे बताया जाता है कि मार्क्विस ऑफ वुआन ने चिंगफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड को खत्म करने का आदेश दिया था। यहाँ तक कि उसने 100 ब्लड रोबर्ट कैवलरी सैनिक भेजे थे। लेडी शिशा को समझाया जाता है कि इतनी बड़ी सेना उसके पूरे गिरोह को कई बार खत्म कर सकती थी। उसका बच जाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन लेडी शीसा के गुस्से को शांत करने के बजाय सुई युआनचिंग उसे चांग्यू से बदला लेने के लिए उकसाता है। वह कहता है कि उसके भाई की मौत के लिए चांग्यू जिम्मेदार है और अगर बदला लेना है तो जाकर चांग्यू को मार दे। लेडी शिसा बदला लेने की कसम खा लेती है। इसी दौरान उनके हाथ एक छोटी बच्ची लगती है। ये बच्ची जेंग और चांग्यू से जुड़ी हुई है। उसे शीगू लेन से पकड़ कर लाया गया था। उसके गले में मौजूद कीमती जैड पेडेंट देखकर उसे बंधक बनाने का फैसला किया गया था। बच्ची डर कर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पकड़ने वाला आदमी कहता है कि अब वह उसकी है। बच्ची को बचाने के लिए उससे कसम ली जाती है कि मार्क्विस ऑफ वुआन और उस बटर वुमन को उनकी जान से कीमत चुकानी होगी। बच्ची को छोड़ने के बजाय वह उसे एक और धमकी देता है। अब कहानी गवर्नमेंट की तरफ जाती है। लिनान में 500 से ज्यादा शव बरामद हुए हैं, अनगिनत लोग घायल हैं और 100 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। लोगों के पास खाने और कपड़ों की भी कमी है। ये सब सुनकर जेंग तुरंत राहत का आदेश देता है। वह जुजो ग्रैंडरी और वीविंग ब्यूरो को लिनान के लिए जरूरी सामान भेजने का आदेश देता है। बेघर महिलाओं और बच्चों के लिए जुजो प्रीफेक्चर पोस्ट हाउस में रहने की व्यवस्था करने को कहा जाता है। वह आसपास के इलाकों से लकड़ी लाने का आदेश भी देता है, लेकिन उसके अधिकारी उसकी सेहत को लेकर चिंतित हैं। जेंग अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। उसकी चोटें गंभीर थीं। तभी जेंग खुद को दोष देने लगता है। वो कहता है कि अगर वो उस समय लिनान छोड़कर नहीं गया होता तो शायद ये त्रासदी नहीं होती। लेकिन उसे समझाया जाता है कि कोई भी इस घटना की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। तभी एक सैनिक आकर खबर देता है कि चांग्यू के कुछ निशान मिले हैं। जंग बिना देर किए आगे बढ़ने का फैसला करता है। जब उसे कहा जाता है कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है और कोई दूसरा व्यक्ति जा सकता है, तो वह साफ कहता है कि उसने मास्टर से वादा किया है और इस मामले में उसे खुद जाना होगा। अब कहानी चांग्यू तक पहुंचती है। एक बुजुर्ग महिला उसके कपड़े लेकर आती है और बताती है कि उसने चांग्यू के पिछले दिन के पसीने से भीगे कपड़े धोकर सुखा दिए हैं। फैन चांग्यू की तबीयत अब बेहतर है। उसका बुखार उतर चुका है। बुजुर्ग महिला उसे देखकर भावुक हो जाती है और कहती है कि वो बहुत भाग्यशाली है कि उसके पास इतना अच्छा पति है। लेकिन चांग्यू तुरंत जवाब देती है कि वे सभी लोग विलन हैं और उनमें से कोई भी उसका पति नहीं है। फिर वह बुजुर्ग महिला को अपने साथ बाहर निकलने के लिए कहती है। दोनों पीछे के पहाड़ की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें अचानक बहुत सारे सैनिक दिखाई देते हैं। चांग्यू बुजुर्ग महिला को छिपने के लिए कहती है और खुद आगे जाकर देखने का फैसला करती है कि वे सैनिक सरकारी हैं या नहीं। वो आगे बढ़ती है और तभी उसका सामना लॉर्ड ली से होता है। लॉर्ड ली उसे पकड़ने के लिए काफी दूर तक आया था। वह चांग्यू से सवाल करता है कि आखिर एक छोटी सी चीज के लिए वो अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही है। वो पूछता है कि आखिर यह चीज उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और उसे ये किसने दी। चांग्यू सिर्फ इतना कहती है कि यह उसे एक दोस्त ने दी थी। लॉर्ड ली पूछता है कि कैसा दोस्त, जो उसके लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सके। लेकिन चांग्यू उसे कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि अगर उसे मारना है तो मार दे। लॉर्ड ली आखिरकार उसे छोड़ देता है। उसी समय जेंग चैंग्यू को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। वह कहता है कि उसे आखिरकार चैंग्यू मिल गई। उसने पहाड़ के नीचे उसकी आवाज सुनी थी। जंग चांग्यू की हालत देखकर परेशान हो जाता है और पूछता है कि उसे इतनी चोट कैसे लगी।
चंगयू कहती है कि वह ठीक है, बस कुछ खरोंचे हैं। लेकिन वह तुरंत एक और चिंता की बात बताती है। उसके साथ एक अंधी बुजुर्ग महिला भी थी जो उसके साथ भाग कर आई थी। वह पहाड़ी रास्ते के आगे घास में छिपी हुई है। चंगयू जंग से अनुरोध करती है कि वो उस बुजुर्ग महिला की मदद करे और उसे सिर्फ इतना बताए कि वे सरकारी अधिकारी हैं ताकि वो डरे नहीं। सेजंग तुरंत अपने 4 सैनिकों को उस महिला को खोजने के लिए भेज देता है। इसके बाद वह सीगू लेन के लोगों की स्थिति के बारे में पूछता है। अब कहानी सीगू लेन में पहुंचती है। वहां चारों तरफ तबाही का दृश्य है। लाशों को हटाया जा रहा है और आदेश दिया गया है कि उन्हें जल्द से जल्द क्रिमेशन किया जाए ताकि महामारी न फैले। लेकिन जंग अपने सैनिकों को सख्त निर्देश देता है कि वे मृत लोगों के साथ सम्मान और सावधानी से व्यवहार करें। ये सिर्फ लाशें नहीं हैं, ये उन लोगों के शरीर हैं जिनके अपने परिवार, सपने और जिंदगी थी। इसी दौरान चांगयू को पता चलता है कि चांगनिंग गायब है। वह अपनी बहन के बारे में पूछती है और जवाब मिलता है कि चांगनिंग अभी तक नहीं मिली। ये खबर चांगयू के दिल पर और बड़ा वार करती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक छोटी बच्ची को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। बच्ची रो रही है और उसे धमकाया जाता है कि अगर उसने रोना बंद नहीं किया तो उसे नदी में फेंक दिया जाएगा, और उसका ध्यान एक छोटे से जानवर की तरफ लगाती है। लेकिन तभी एक लड़की वहां आती है और उस बच्ची को देखती है। वह बच्ची को प्यार से समझाती है। तभी पता चलता है कि बच्ची को अस्थमा की समस्या है। वह लड़की तुरंत पहचान लेती है कि बच्ची को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वो बताती है कि बचपन में उसे भी अस्थमा था और उसे शांत रहने के लिए कहती है। इस तरह वो बच्ची की मदद करती है। उसे धन्यवाद दिया जाता है और बच्ची को आगे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उसी लड़की को दे दी जाती है। लेकिन इसी समय कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ लेती है। अब हम स्वी किंग के सामने आते हैं। स्वी किंग एक महिला को अपने हिसाब से तैयार करवाना चाहता है। वह चाहता है कि वह शानदार कपड़े पहने, सोने और गहनों से सजी रहे और उसके साथ खूबसूरत दिखाई दे। लेकिन महिला उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करती। स्वी किंग अपने गुस्से में टेलर को सजा देने का आदेश देता है। वह टेलर के हाथ तोड़ने का आदेश देता है। इसके बाद उसे लगता है कि टेलर का टेस्ट खराब है, इसलिए वह उसके साथ और भी क्रूर व्यवहार करने का आदेश देता है। फिर वह कुक को भी सजा देने की बात करता है क्योंकि खाना उसकी पसंद का नहीं बनाया गया। ये देखकर वह महिला आखिरकार अपना गुस्सा रोक नहीं पाती। वह स्वी किंग को पागल कह देती है। वो कहती है कि अगर उसे पता होता कि चीजें इतनी भयानक हो जाएंगी तो वह कभी उसकी जान नहीं बचाती। स्वी किंग को ये बात बेहद बुरी लगती है। वो कहता है कि अगर वह उसके साथ इतनी अच्छी तरह पेश आता है तो फिर वह उसकी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चल सकती। वह कहती है कि अगर स्वी किंग चाहता है कि वह उसकी बात माने तो उसे मार ही दे। लेकिन स्वी किंग जानता है कि उसके प्रति उस महिला के दिल में थोड़ी सी भी भावना है और इसी कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला करता है। वह आदेश देता है कि उस छोटे बच्चे को उसके सामने लाया जाए। बच्चा अपनी माँ को देखकर पुकारता है, माँ। स्वी किंग अब अपनी सबसे खतरनाक चाल चलता है। वह महिला से कहता है कि शायद वह दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं करती, लेकिन क्या वह इस मासूम बच्चे को भी छोड़ सकती है। फिर वो बच्चे को मारने की धमकी देता है। महिला पहले भी स्वी किंग के अत्याचार सह चुकी थी, लेकिन अपने बच्चे के सामने उसका साहस टूटने लगता है। स्वी किंग पूछता है कि क्या वह सच में इस बच्चे को मरने दे सकती है। महिला मजबूर होकर कहती है कि वह जीत गया। वह उससे विनती करती है कि बच्चे को मत मारो। स्वी किंग अपनी जीत देखकर संतुष्ट हो जाता है। वह बच्चे को अपने पास रखता है और कहता है कि अब उसका परिवार आखिरकार उसके सामने है। लेकिन कुछ ही पल बाद वह बच्चे को वहां से ले जाने का आदेश दे देता है। बच्चा अपनी माँ से दूर जाते हुए लगातार उसे पुकारता रहता है और स्वी किंग को आखिरकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पता चल चुकी है। अब कहानी वापस जेजंग और चंगयू के पास आती है। जंग एक महिला के घर पहुंचता है और बताता है कि उन्हें चंगयू के पिता और फैंडन्यू की पत्नी के शव मिल गए हैं। ये सुनकर चंगयू के लिए ये खबर बहुत भारी हो सकती है, इसलिए मिस जॉ से कहा जाता है
कि अभी चांग्यू को ये बात न बताएं। मिसेस जाओ बताती हैं कि चांग्यू बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है। वो खाना खा रही है, सामान्य तरीके से रह रही है, लेकिन उन्हें पता है कि अंदर से चांग्यू बहुत ज्यादा दुख झेल रही है। वह कहती हैं कि लिनान के नरसंहार वाले दिन चांग्यू ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई बार अंदर बाहर जाकर लोगों को बचाया था, इसलिए वह डरती है कि कहीं चांग्यू अंदर से पूरी तरह टूट न जाए। लेकिन चांग्यू अब अपने माता पिता की कब्रों के सामने खड़ी है। उसके सामने उसके पिता फैन एरन्यू और माँ मैंग लीहुआ की याद में बनी कब्र है। जेंग उससे कहता है कि उसे ये सब खुद करने की जरूरत नहीं है। सरकार अंतिम संस्कार की बाकी जिम्मेदारियां संभाल सकती है, लेकिन चांग्यू नहीं रुकती। वो एक एक मृत व्यक्ति की पहचान और उसके परिवार के बारे में सोचती है। वह ग्रैनी कांग की कब्र के पास जाकर बताती है कि उनके परिवार की 2 पीढ़ियों के पुरुष युद्ध में मारे गए और उनका पोता शियाहू अभी भी अपनी दादी को ढूंढ रहा है। फिर उसे याद आता है कि एक और बड़ा पोता कई साल पहले कॉर्वी लेबर के लिए गया था और उसका भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उसे मिसेस यिन याद आती हैं, जो अनहुआ से आई थीं। चांग्यू कहती है कि उसे उनके परिवार को पत्र लिखकर उनकी मौत की खबर देनी होगी। फिर उसे शेफ ली डेक्विन याद आते हैं। वह बताती है कि शेफ ली के पिता की उम्र लगभग 70 साल है और वह अभी भी खेत में काम करते हैं। उसे यह भी नहीं पता कि वह इस भयानक हादसे से बच पाए या नहीं। चांग्यू कहती है कि उसे समय निकालकर यह पता करना होगा। फिर उसे मिस्टर वोंग और सीगू लेन के बाकी पड़ोसी याद आते हैं। चांग्यू कहती है कि जब तक वह इन लोगों को सही तरीके से दफना नहीं देती, उसे चैन नहीं मिलेगा। जंग उसे समझाता है कि वह लगातार बिना सोए और बिना आराम किए काम कर रही है। उसकी अपनी सेहत भी खतरे में है, लेकिन चांग्यू कहती है कि वो आराम नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करती है, उसे उन सभी लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक मौत, और सबसे ज्यादा उसे अपनी बहन चांगनिंग याद आती है। लेकिन अभी तक चांगनिंग का शव नहीं मिला है। जंग उसे दिलासा देता है कि चांगनिंग के शरीर का नहीं मिलना इस बात का संकेत भी हो सकता है कि वह जीवित है। एपिसोड के अंत में चांग्यू अपने माता पिता की कब्र के सामने खड़ी होकर उन्हें आखिरी बार संबोधित करती है। वह कहती है कि अब वह एक लंबी यात्रा पर जाने वाली है। अगर उसके माता पिता उसे ऊपर से देख रहे हैं तो वे उसे रास्ता दिखाएं। उसे चांगनिंग को ढूंढना है, उसे यंजंग को ढूंढना है और लिनन के बाकी बचे हुए लोगों को भी वापस लाना है। वो अपने माता पिता से प्रार्थना करती है कि वे उसकी मदद करें और उसे उन सभी लोगों तक सुरक्षित पहुंचाएं। और यहीं एपिसोड 19 एक बेहद भावुक मोड़ पर खत्म होता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या फैन चांग्यू अपनी बहन चांगनिंग को जिंदा ढूंढ पाएगी? क्या शी जेंग उसके साथ इस मुश्किल सफर में आखिर तक रहेगा? सुई युआन किंग ने जिस तरह चांग्यू और शी जेंग की कमजोरियों को समझना शुरू कर दिया है, क्या वह आगे उनका फायदा उठाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, लिनान के नरसंहार के पीछे छिपी पूरी साजिश का सच आखिर कब सामने आएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको एपिसोड 19 का सबसे इमोशनल सीन कौन सा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।